मैट्रिसेस के अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होता है कि अब तक तो हम बस मैट्रिसेस के नाम को जान पहचान कर रहे थे, उसकी शेप साइज के बारे में बात कर रहे थे। अब हम मैट्रिसेस का यूज करना शुरू करेंगे। मैट्रिसेस को ऐड करना है, मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला रूल है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ये अगर दो मैट्रिसेस को ऐड किया जा रहा है, जैसे एक मैट्रिक्स है ये 1 2 0 4, लेट अस से एक दूसरी मैट्रिक्स है ये 4 0 5 16। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो ऐड करने का रूल ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन पे जो भी एलिमेंट्स आते हैं उन्हें बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सेम लोकेशन पे अगर दो एलिमेंट्स हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है अगर मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हो। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सेम लोकेशन पे आने वाले एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब है जहां पर 1 है यहां पर 4 है तो 1 4 में ऐड होगा। जिस लोकेशन पे 2 है उस लोकेशन पे यहां 0 है तो 2 में 0 ऐड हो जाएगा। जिस लोकेशन पे 0 है उस लोकेशन पे 5 है, 0 में 5 ऐड, 4 के अंदर 16 ऐड हो जाएगा। तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना है तो ये बनेगा दिस इक्वल टू, ये बनेगा 1 + 4 5, 2 + 0 2, 0 + 5 5, 4 + 16 20। ये रूल है मैट्रिक्स को ऐड करने का। पर अगर मैट्रिक्स ऐसी दी होती कि भाई ये ऐसी मैट्रिक्स ने, ये लिख दिया मैंने 1 0 और इधर यही मैट्रिक्स है 4 0 5 16। अब मैंने बोला सेम लोकेशन पे आने वाले एलिमेंट्स को ऐड करना है। 1 वाली लोकेशन पे 4 बैठा हुआ है, पहली रो पहला कॉलम। और आप नोटिस करोगे 0 के कॉरस्पॉन्डिंग तो यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं। तो अगर शेप और साइज सेम नहीं है मैट्रिक्स का तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। अगर इसका ऑर्डर अलग है, मतलब साइज अलग है, इसका ऑर्डर अलग है, तो अगर साइज और शेप सेम नहीं है, अगर ऑर्डर मैच नहीं करता है, आओ बैठो बैठो, अगर दोनों मैट्रिक्स का साइज मैच नहीं करता है तो हम बोलेंगे कि एडिशन इज नॉट डिफाइंड। दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है तो उसका साइज या फिर जो उसका ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। सेम होने का मतलब है आपको सेम लोकेशन पे कोई ना कोई एलिमेंट मिलता चलेगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको हर एलिमेंट के लिए मिलेंगे, इस लोकेशन के लिए ये, इस लोकेशन के लिए ये। तो अगर आपको इस लोकेशन के कोरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब उसका शेप और साइज अलग है, उसका ऑर्डर अलग है। ऑर्डर अगर अलग होगा तो एडिशन नहीं होगा, अगर ऑर्डर सेम है तो आप एडिशन कर सकते हो। कैसे एडिशन करना है मैट्रिसेस का? सेम लोकेशन पे आने वाले एलिमेंट्स को ऐड करना है। 1 जिस लोकेशन पे है उसी लोकेशन पे 4 है तो 1 में 4 ऐड हो जाएगा। 2 जिस लोकेशन पे है उसी लोकेशन पे 0 है, 2 में 0 ऐड हो जाएगा। जिस लोकेशन पे 0 है उसी लोकेशन पे 5 है, 0 में 5 ऐड हो जाएगा। और जिस लोकेशन पे 4 है उस लोकेशन पे 16 है, 4 में 16 ऐड हो जाएगा तो 20 बन जाएगा। बात सही, सिंपल रूल है। अगर इनका साइज मैच नहीं करता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मैच नहीं करते हैं, तो फिर आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। अगर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं तो मैं ये जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है वो डिफाइंड नहीं रहता है। तो इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कि कब एडिशन कर सकते हैं दो मैट्रिसेस का? जब व्हेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मैच। दूसरा क्या रूल है कि अगर ऑर्डर मैच कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड किए जाएंगे तो मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। अगर ऐड कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, वो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। बात सही? जैसे एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, क्या बनना चाहिए इसका सम? देखो क्या सम बनेगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम लोकेशन वाले एलिमेंट्स ऐड करने। 1 + 1 2, 2 + 0 2, 4 + 0 4, 1 + 1 2। ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा ऐड करके। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक्स बनता है। इसका क्या सम होगा?
क्या बनना चाहिए? 1 + 0 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 1 5। बात सही, सिंपल है। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना हो आपस में फिर क्या होगा? अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना है अब क्या होना चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सेम लोकेशन पे आने वाले एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे जिस लोकेशन पे 1 है वहां पे 0 है तो 1 - 0 1, 2 - 0 2, 3 - 0 3, 4 - 1 4 - 1 is 3। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं। बात सही, सिंपल है। साइज मैच करना चाहिए तभी आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज कॉलम से मैच नहीं करते हैं तो एडिशन डिफाइंड नहीं रहेगा। आप बोल सकते हो कि इनको ऐड कर ही नहीं सकते। बात सही, क्लियर? अगर मैं ये बोलूं मैट्रिक्स ए है जिसका साइज है 3 क्रॉस n और एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका साइज है m क्रॉस 2 और ये एडिशन डिफाइंड है कि a प्लस b की वैल्यू डिफाइंड है, तो आप बता सकते हो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। m की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मैच करने चाहिए। जो ये फर्स्ट नंबर होता है ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और ये जो सेकंड नंबर है ये नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। सेम यहां पर इसकी नंबर ऑफ रोज और इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर दोनों को हम ऐड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब इसका साइज मैच करना चाहिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मैच करना चाहिए। तो अगर ये 3 क्रॉस n है तो ये भी 3 क्रॉस n होना चाहिए। तो 3 क्रॉस n और m क्रॉस 2 सेम होने चाहिए। तो अगर ये दोनों सेम है तो m की वैल्यू 3 होनी चाहिए, n की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तब ये दोनों के दोनों मैच करेंगे। तो m की वैल्यू होनी चाहिए 3 और n की वैल्यू होनी चाहिए 2, तभी a प्लस b डिफाइंड हो सकता है। तो या तो इस फॉर्म में पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन बना के, या फिर मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर लिख के दे देगा और उसका ऑर्डर उसके कोने पे लिख देगा। इतने रोज इतने कॉलम्स है, इतने रोज इतने कॉलम है, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो मैच करेंगे तभी वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर किसी मैट्रिक्स को ऐड कर लिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना हो, जैसे ए मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इस मैट्रिक्स का एक और नाम होता है, बता सकते हो क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल पे सब 1 मिलेगा, बाकी सब 0, और क्योंकि ये 2 रोज 2 कॉलम से मिलके बनी है तो इसका साइज होगा 2 क्रॉस 2। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। कई बार ये भी बोल देते हैं, केवल ऑर्डर 2 लिखने का मतलब है ये 2 क्रॉस 2 साइज का ही मैट्रिक्स है। अगर सेम एक ही नंबर लिखा हुआ है तो वही नंबर मल्टीप्लाई में उसी के लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 0 0 1, अगर मुझे इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स ए की वैल्यू निकालनी, तो 2 टाइम्स ए का मतलब हुआ कि मुझे ए को ए में 2 बार ऐड करना है, यही 2 टाइम्स ए का मतलब होता है। अगर ए में ए को ऐड करोगे तो देखो ए के अंदर अगर ए को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 1 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, 0 के अंदर 0 ऐड हो जाएगा, 0 के अंदर 0, तो ये बनेगा 1 + 1 2 टाइम्स 1, 0 + 0 2 टाइम्स 0, जानबूझ के मैं इसे 2 टाइम्स लिख रहा हूं, 0 + 0 2 टाइम्स 0, 1 + 1 2 टाइम्स 1, ऐसे लिखा जाएगा। तो अगर मुझे किसी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसा लगा मुझे कि ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एडिशन का तो यही मतलब है, सेम एलिमेंट ऐड कर रहा हूं, 1 + 1 2, मतलब 2 टाइम्स 1, 0 + 0 2 टाइम्स 0, 0 + 0 2 टाइम्स 0, 1 + 1 2 टाइम्स 1। तो अगर किसी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया गया है तो उसको इफेक्टिवली आप लिख सकते हो कि ये रियल नंबर उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर मुझे 5 टाइम्स ए लिखना हो तो ए का हर एक एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ए मैट्रिक्स था तो 1 भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 0 0 5। बात समझ में आई? क्लियर है? अगर किसी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया है, वो रियल नंबर अंदर जाके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको 5 टाइम्स ए की वैल्यू मिल जाएगी। सेम अप्लाई होता है नेगेटिव नंबर्स के लिए। पॉजिटिव नंबर के लिए ये रूल है, नेगेटिव नंबर्स के लिए भी यही रूल है, क्योंकि वो भी तो रियल नंबर्स हैं।
अगर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है लेट अस से 2 3 1 4, अगर मुझे नेगेटिव ऑफ ए निकालना है, ए मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है, तो इसका मतलब क्या किया है मैंने, ए मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई किया है। -1 क्या है, रियल नंबर। तो किसी मैट्रिक्स को अगर नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई किया है तो काम तो वही करेगा जो रियल नंबर करता है, कि ये जो रियल नंबर है वो हर एक एलिमेंट के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर सबके साथ -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2 -3 -1 -4। इसे बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि किसी स्केलर मतलब रियल नंबर को अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है तो उसका हर एक एलिमेंट उसी रियल नंबर से या उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात सही, क्लियर? ठीक है, देखो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 3 4, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है लेट अस से 2 4 0 2। उसने बोला है कि ये वैल्यू बताओ 2 टाइम्स ए -3 टाइम्स बी की क्या वैल्यू होगी, इसको चेक करना है। तो 2 टाइम्स ए अगर करना है तो कैसे करेंगे, ए को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसका हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ए बनेगा 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 4। ए का हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये -3b है। -3b का मतलब क्या हुआ, हर एक एलिमेंट -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हर एक एलिमेंट -3 से मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू 2 -6, -3 इंटू 4 -12, -3 इंटू 0 0, -3 इंटू 2 -6। ये हो गया -3b और ये हो गया 2a। 2a और -3b को जोड़ेंगे तो हमारा सम आ जाएगा जो हमें चाहिए। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 2 -6 -4, 0 -12 -12, 6 + 0 6, 8 - 6 is 2। ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर हम ये भी लिख सकते थे कि भाई मैंने प्लस क्यों लिखा है, यहाँ पे तो माइनस साइन दिया हुआ था, वो भी लिखा जा सकता है। 2a को तो हम लिखते 2 0 6 8, साइन माइनस ही लिखते और यहां पे लिख देते 3b की वैल्यू। 3b हो जाएगा, b के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 4 ते 12, 3 0 0, 3 दूनी 6, ये बन जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, काम तो वही रहेगा। अगर इस मैट्रिक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आंसर मिल जाएगा। 2 -6 -4, 0 -12 -12, 6 -0 6, 8 -6 2, ये हमारा आंसर आ जाए। सेम ही आंसर आएगा, चाहे आप इसे -3b मान के सॉल्व करो या 3b मान के सॉल्व करो, दोनों से आंसर तो सेम आना है। बात सही, क्लियर है? ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या बात का ध्यान रखना है, साइज और शेप सेम होना चाहिए। उसको कहने का मतलब है ऑर्डर दोनों का मैच करेगा मैट्रिसेस का, तभी आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर किसी रियल नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है तो उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल से 2 रूल है। एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि जो ऑर्डर या जो साइज ए का था एग्जैक्टली वही साइज 2 टाइम्स ए का रहता है। किसी रियल नंबर को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइज चेंज नहीं होता, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे। हर एक जितने भी एलिमेंट्स थे बस उनको 2 से ही तो मल्टीप्लाई किया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थोड़ी ना चेंज किया हमने। तो 2 टाइम्स से हो, 5 टाइम्स से हो, k टाइम्स से हो, रियल नंबर को अगर a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उनकी लोकेशन चेंज नहीं होती है, तो उस वजह से जो ऑर्डर जो साइज a का था वही साइज 2 टाइम्स a का रहेगा, जो साइज b का था वही साइज 3 टाइम्स b का रहेगा। ये 3 टाइम्स b है, सेम साइज है, ये 2 टाइम्स a है, ये भी वही सेम साइज है। 2 क्रॉस 2, इसमें 2 रोज थे और 2 कॉलम्स थे। रोज इन्हें बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को, कॉलम्स इन्हें बोलते हैं वर्टिकल लाइंस को। तो इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स थे। सेम यहां पर अगर ये 2 क्रॉस 2 था तो ये भी 2 क्रॉस 2 है, 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो ये भी वही साइज रहेगा। तो रियल नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे उसका साइज चेंज नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। बात सही। दूसरा, लीनियर इक्वेशंस, इसको भी नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिसेस are solved just like real equations। रियल इक्वेशंस मतलब रियल नंबर्स वाली इक्वेशंस।
कहने का मतलब ये है कि अगर मैट्रिक्स को आप कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करो, जैसे हमने लिखा था 3 टाइम्स ए माइनस 2 टाइम्स बी, अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हुई 3 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी इज इक्वल टू सी, ए की वैल्यू दी हुई है, ए है लेट अस से 0 1 1 0 और सी दिया हुआ है लेट अस से 5 6 0 1, ये दिया, और यहां से पूछा जाए कि बी की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो एक लीनियर इक्वेशन ही दी हुई है, एक ए है, एक ही सिंगल पावर का बी है, एक ही सिंगल पावर का सी है, तो ये एक इक्वेशन दी हुई है, यहां से अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो सेम रूल्स फॉलो होंगे जो रियल नंबर्स के लिए यूज करते थे हम, जैसे कि हम यहां पे यूज करते थे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू z। अगर ऐसा लिखा होता और मेरे से कोई पूछता y की वैल्यू निकालो, तो जो रूल मैं यहां अप्लाई करता वही यहां पे अप्लाई होंगे। जैसे y की वैल्यू में लिखता 2y इज इक्वल टू z माइनस 3x और y की वैल्यू में लिखता 1/2 टाइम्स z माइनस 3x, ऐसे लिखता, बिल्कुल सेम तरीका यहां पे अप्लाई किया जाएगा। अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स b इज इक्वल टू c माइनस 3a, 2 को डिवाइड में ले आएंगे तो b बन जाएगा 1/2 टाइम्स c माइनस 3a, ये बन जाएगा। c की वैल्यू पता है, 3 टाइम्स a आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो b की वैल्यू बन जाएगी 1/2 टाइम्स किसको, इन दोनों मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन को डील करना में, सी मैट्रिक्स है 5 6 0 1 और माइनस 3 टाइम्स ए, 3 टाइम्स ए बन जाएगा, हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम्स 0 0, 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 0 इज 0, ये बन जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो क्या बनेगा आंसर, क्या बन रहा है बी की वैल्यू, हाँ b की वैल्यू बनेगी 1/2, 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 3 3, 0 माइनस 3 माइनस 3, 1 माइनस 0 1, 1/2 एक रियल नंबर है जो मल्टीप्लाइड है, तो अंदर जाके सारे एलिमेंट्स के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, b की वैल्यू बन जाएगी 5/2, 3/2 माइनस 3/2 1/2, ये हमारे b की वैल्यू आ जाएगी। तो बिल्कुल सेम वही रूल अप्लाई होते हैं जो लीनियर इक्वेशंस पे होते हैं, चाहे वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा हो। ध्यान ये रखना है, लीनियर इक्वेशंस के लिए अगर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से दिखाई दे रही है, फिर ये रूल अप्लाई नहीं होंगे, उसके लिए मल्टीप्लिकेशन के अलग रूल होते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो भी हमें समझ में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और रियल नंबर से अगर कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की है तो उसको आप सीधा का सीधा, जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, ऐसे सॉल्व करके उसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। किसी मैट्रिक्स को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइज और शेप चेंज नहीं होता है, कहने का मतलब है उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। रियल नंबर मल्टीप्लाई करने का मतलब है हर एक एलिमेंट को उसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ना तो एलिमेंट्स चेंज हुए, ना तो एलिमेंट्स की लोकेशन चेंज हुई है, ना उस मैट्रिक्स का साइज शेप चेंज हुआ है, ना उसका ऑर्डर चेंज हुआ है, ना नंबर ऑफ रोज चेंज हुए, ना नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज हुए। बात सही, कितना समझ में? चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ए मैट्रिक्स है 1 4 0 2, बी मैट्रिक्स है 7 0 4 6 और सी मैट्रिक्स है, ये आपको ढूंढना है 6a माइनस 4c इज इक्वल टू 2b। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू बताना। माइनस -22 24 नीचे 20, कोई बात नहीं, 24 और क्या क्या है, -10 -2, चेक, और क्या क्या आंसर है,
ये आ रहा है, और भी कोई आंसर आ रहा है इसके अलावा? ये किस किस का आ रहा है? ये किस किस का आ रहा है? बाकियों के सॉल्व करो भाई, गलत तो करो, कम से कम सॉल्व करके देखो, हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करो। मैथ्स को याद करने की कोशिश मत करना, बुक खोल के एग्जांपल्स देखने की कोशिश मत करना कि देख के याद हो जाएगा, देख के समझ में आ जाएगा। कौन सा है इन्हीं में से कोई याद? चलो देखते हैं। अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो क्योंकि इसमें केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन है और केवल रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो जैसे रियल नंबर्स की इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो सी की वैल्यू अगर निकालनी हो, सी को एक तरफ ले आते हैं, 4c इज इक्वल टू 6a माइनस 2b। c की वैल्यू आ जाएगी 6a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 4। बेशक 2 कॉमन ले लो यहां से, ये बन जाएगा 1/2 3a माइनस b। बिल्कुल जैसे रियल नंबर्स के लिए सॉल्व करते थे, c की वैल्यू ऐसे आ सकती है। सही किया हमने, कुछ मिस तो नहीं किया। अब हमें 3a माइनस b की वैल्यू निकालनी है और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 3a की वैल्यू 3a बनेगा 3 इंटू 1 3 इंटू 4 3 इंटू 0 3 इंटू 2 माइनस b की वैल्यू बनेगी 7046। ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स। मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 माइनस 7 माइनस 4 12 माइनस 0 12 0 माइनस 4 माइनस 4 0 माइनस 4 6 माइनस 6 0। 1/2 से अगर डिवाइड करना है तो 1/2 एक रियल नंबर है, रियल नंबर हर एक एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बनेगा माइनस 4/2 माइनस 2 12/2 6 माइनस 4/2 माइनस 2 2 इंटू 1/2 इंटू 0 0 माइनस 2 6 माइनस 2 0। ये वाला करेक्ट आंसर आ जाए। बात सही समझ में आए? चलो इससे आगे चलते। जो मैट्रिक्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं वो ब्रीफली ऐसे कि अगर ए मैट्रिक्स में बी ऐड करो या बी मैट्रिक्स में ए ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही तो आपस में ऐड करने हैं। मान लिया एक मैट्रिक्स है ये ए बी सी डी, दूसरी मैट्रिक्स है ये ई एफ जी एच, तो मैं इसको इसमें ऐड करूंगा तब भी a प्लस ई लिखना है मुझे। अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में ऐड करता, इसके अंदर इसको ऐड करता, तब भी में मुझे ऐड ही करना था। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड करने हैं तो उसमें तो ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए। a में e ऐड करो या e में a ऐड करो, b में f ऐड करो या f में b ऐड करो, वैल्यू तो सेम आनी है। तो क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होने हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता, a प्लस b ऐड करो या b प्लस a ऐड करो, दोनों सेम बात है। दूसरा कि अगर ऐसा लिखा हो कि कोई रियल नंबर इंटू के कोई रियल नंबर है और दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, तो इसको लिखा जा सकता है सेम वही जो रियल नंबर्स वाले रूल हैं वही अप्लाई होंगे। के ब्रैकेट के अंदर दोनों से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा के टाइम्स ए प्लस के टाइम्स बी। बिल्कुल सेम वही रूल्स रहेंगे जब तक ये लीनियर इक्वेशन बनी हुई है। जो रियल नंबर्स के लिए यूज होते थे रूल्स एग्जैक्टली वही होंगे। रियल नंबर्स में भी यही लिखते थे, के टाइम्स एक्स प्लस वाई हो तो के एक्स प्लस के वाई ऐसे लिखा जाता था। किसी भी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव ऐड करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। क्यों? ए मैट्रिक्स बनेगा, लेटर से ये है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। माइनस ए मैट्रिक्स क्या बनेगा? ए को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक एलिमेंट नेगेटिव हो गया, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। अगर इन दोनों को ऐड करता हूं, ए में माइनस ए को ऐड करता हूं तो क्या बनेगा? ए माइनस ए, बी माइनस बी, सी माइनस सी, डी माइनस डी। सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो आ जाएंगे। अगर सारे एलिमेंट्स जीरो आ गए तो इसको क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी शेप कोई भी साइज हो, अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो उसे बोला जाता है जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। और इसको कैपिटल जीरो से, कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि ये तो जीरो एक रियल नंबर है। ये जो कैपिटल ओ लिखा हुआ है ये एक मैट्रिक्स है जो जीरो मैट्रिक्स है। ये उसी साइज की बनेगी जिस साइज के मैट्रिक्स को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे थोड़ी देर पहले। अरे ठीक है भाई, दिख गया। तो अगर ये 2/2 साइज की थी तो जीरो मैट्रिक्स भी आपको 2/2 साइज का मिलेगा। ये सेम वही है जो हमने लिखा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी है। a की वैल्यू निकालनी है तो b को इधर ले आओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, c माइनस बी हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वेशंस
जैसे रियल नंबर्स की इक्वेशन होती है बिल्कुल उसी तरीके से हैंडल की जाती है। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मैट्रिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पहला, वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का ये रूल है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लूं 104 210 और एक दूसरी मैट्रिक्स ले लूं मैं, लेट अस से ये मैट्रिक्स है 1 4 लेट अस से 2, ये मैट्रिक्स। मुझे इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? कितने रोज इनटू कितने कॉलम्स हैं? 2 रोज हैं, 2 रो हैं और 3 कॉलम। इसका साइज क्या है? 3 रो है और 1 कॉलम है। 3 रोज 1 कॉलम। जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, कन्वेंशन ये है, डिफाइन ऐसे किया गया है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, कि पहली जो मैट्रिक्स है उसकी तो रोज को पिक करना है, जैसे ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है। जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके कॉलम को पिक करना है। इसमें एक ही कॉलम है तो कॉलम नंबर 1 को पिक करना है। क्या करना है कि रो नंबर 1 में ये जो 3 एलिमेंट है इसे बोला जाता है पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट करते हैं। कॉलम में जो एलिमेंट्स है वो ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करते हैं, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहली मैट्रिक्स की रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। जैसे रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई करना है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और तीनों को जोड़ के लिख देंगे। जैसे मैं रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 1, प्लस जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू 4, प्लस जो तीसरा एलिमेंट है वो तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 2। तो इनको सम करके अगर लिख देंगे तो मुझे एक एलिमेंट मिलेगा। ये मिल जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 8, 9 बन जाता है ये सम। तो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 को मल्टीप्लाई करने पे मुझे 9 मिलता है। अब इसे 9 को लिखूं कहां पर? ये लिखा जाएगा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स के रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 पे ही लिखा जाएगा। जिस रो और जिस कॉलम को मल्टीप्लाई किया है उसी रो उसी कॉलम का ये एलिमेंट बनेगा। जैसे मैंने पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो इस एलिमेंट की लोकेशन बनेगी पहला रो और पहले कॉलम में ये लिखा जाएगा। अगर मैं रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 का एलिमेंट मिलेगा। रो नंबर 2 कहां पे आएगी? इसके नीचे। कॉलम नंबर 1 ये इसी कॉलम के अंदर। तो मुझे यहां का एलिमेंट मिलेगा जब मैं रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 को मल्टीप्लाई करता हूं। रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 को अगर मल्टीप्लाई करता हूं, कैसे किया जाएगा? पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से और तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2। तो ये बनता है 2 प्लस 4 प्लस 0, 6 बन जाता है। तो ये एलिमेंट 6 हो जाएगा। और कहां पे रखा जाएगा? क्योंकि आपने रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया है तो रो नंबर 2 में आएगा और पहले वाले कॉलम में आएगा। रो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, जितने अवेलेबल कॉलम थे एक ही था तो R1C1 बना। रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, जितने कॉलम थे एक ही कॉलम था तो रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 बना तो R2C1 बन गया। ये उसी लोकेशन पे लिखा जाएगा जिस लोकेशन के रो और कॉलम को आपने मल्टीप्लाई किया है। रो 1 कॉलम 1 था तो रो 1 कॉलम 1 की लोकेशन पे, रो 2 कॉलम 1 था तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में ही लिखा जाएगा। ये मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। ये बनेगा 9 और 6। इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी। इसका शेप जरूरी नहीं है इससे मैच करे या इससे मैच करे, इसका शेप बिल्कुल अलग भी हो सकता है जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हम किसी भी मैट्रिक्स को उठा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं? एक चीज नोटिस करो, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करो उसको मल्टीप्लाई करने की हो पाएगा कि नहीं। 1 2 3 0 4 0 इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 से। क्या रिजल्टेंट बनेगा? देखो एक बार।
पहली मैट्रिक्स का रो पिक करना है, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम पिक करना है। जिस रो को जिस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे उसी लोकेशन का एलिमेंट आपको मिलता चलेगा। इसका रो 1, रो 2, इसका कॉलम 1। तो जब रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। जब क्या बन रहा है 14 कहां पे, यहां पे R1 C1 और दूसरा 8 कहां पर है R2 C2, R2 C1 यहां पे 14 और 8। चेक करके देखते हैं। अगर मैं रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम R1 C1 को मल्टीप्लाई करें, पहला एलिमेंट पहले से 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 2, तीसरा एलिमेंट तीसरे से 3 इंटू 3 9। ये एलिमेंट मिल गया। क्या लोकेशन होगी, हाँ क्या लोकेशन होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की लोकेशन है। इसको अगर देखें तो नोट दो, क्या सही मल्टीप्लाई किया क्या हमने, अच्छा 4 आएगा, 2 इंटू 2 4 बने। तो ये बना 9 + 1 10 + 4 14, तो ये बनेगा 14। रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा एलिमेंट तीसरे से, 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3, ये एलिमेंट बन जाता है। सम करेंगे तो 4 इंटू 2 8 ही बनता है। तो ये आ जाएगा रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 की लोकेशन। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। बात सही, सिंपल सा रूल है। एक और करके देखो। ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है। अगर मैं इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने चलूं तो देखो कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। प्रॉब्लम आ रही है। पहली मैट्रिक्स का रो उठाना है R1 R2, दूसरे के कॉलम्स 3 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अगर मैं मल्टीप्लाई करने चलूं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से। पहला एलिमेंट पहले से वो तो ठीक है, पर इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं रहेगा। जितने इस रो में एलिमेंट होंगे उतने ही इस कॉलम में एलिमेंट होने चाहिए, तभी तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। अगर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिल ही नहीं रहे हैं तो इसका मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। तो इस रूल को मैं लिखूं कैसे, इसको ऐसे लिखा जाता है कि पहली रो में कितने एलिमेंट होंगे, जितने कॉलम्स है। पहले कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितनी रोज हैं। ये बात सही है। पहली रो में कितने एलिमेंट है, जितने कॉलम है। पहले कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितनी रोज बनती जाएंगी उतने एलिमेंट आएंगे। तो जितने एलिमेंट इधर है उतने एलिमेंट मुझे इधर चाहिए। यहां पे कितने एलिमेंट होंगे, जितने कॉलम। यहां पर कितने एलिमेंट होंगे, जितने रोज। तो जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज। ये अगर ए मैट्रिक्स है, ये अगर बी मैट्रिक्स है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसमें जितने कॉलम्स होंगे, इसकी रो में जितने एलिमेंट्स आएंगे वो बराबर होने चाहिए जितने एलिमेंट्स इसके कॉलम में आएंगे। इसके कॉलम में कितने एलिमेंट्स आएंगे, जितनी इस मैट्रिक्स के अंदर रोज होनी चाहिए। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज से जब मैच करेंगे तभी एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी वो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो सकता है। इस बात को शॉर्ट में कैसे याद किया जाता है, शॉर्ट में ऐसे याद किया जाता है। जैसे मैं यहां पर देखूं, इन दो मैट्रिक्स को तो हमने अच्छे से मल्टीप्लाई किया। क्या था इसका साइज, 2 रोज 3 कॉलम्स। इसका साइज क्या था, 3 रोज 1 कॉलम। जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो, आप केवल इस बात का ध्यान रखो कि ये जो अंदर वाले दो नंबर है, पहली मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स का जो अंदर वाले दोनों नंबर है, अगर ये मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज मैच कर रहे हैं। क्योंकि पहला जो टर्म होता है वो रोज को बताता है, दूसरा कॉलम्स को बताता है। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स यहां पर है, इसकी नंबर ऑफ रोज यहां पर है। तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो मैच करने का मतलब है अंदर वाले दोनों नंबर अगर मैच कर रहे हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा। बात सही। यहां पर भी हमने मल्टीप्लाई किया था, सेम अंदर वाले दोनों नंबर मैच कर रहे हैं तो इस वजह से मल्टीप्लाई हो पाएगा। अगर अंदर वाले दोनों नंबर मैच नहीं करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन नॉट डिफाइंड रहेगा। बात सही।
ठीक है, इसको देखो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके 2 0 1 4 1 2। क्या ये डिफाइंड है? और डिफाइंड है तो इसको मल्टीप्लाई करो। क्या ये डिफाइंड है? इसको मल्टीप्लाई करो। क्या ये डिफाइंड है? इसको मल्टीप्लाई करके देखो, अगर डिफाइंड है चेक करके देखो। पहला डिफाइंड है मल्टीप्लिकेशन। क्या साइज है? 2 रोज 2 कॉलम्स। क्या साइज है? 2 रोज 1 कॉलम। अंदर वाले दोनों नंबर्स चेक करके देखो, मैच कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। क्या रिजल्ट मिलेगा? चेक करते हैं। पहले मैट्रिक्स की रोज और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहला रो और पहला कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 2 0। एक एलिमेंट ये बनेगा और किस लोकेशन पे? रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 वाली लोकेशन पे। नेक्स्ट, अब और कोई कॉलम तो है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, नेक्स्ट रो पे आ जाते हैं। रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 से, तो मुझे कौन सा एलिमेंट मिलेगा? रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 का एलिमेंट, यहां वाला एलिमेंट मिलेगा मुझे। क्या बनेगा? रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट पहले से 1 इंटू 1 1, दूसरा एलिमेंट दूसरे से 4 इंटू 2 इज 8। और कोई पॉसिबल है? रो 1 को C1 से कर दिया, रो 2 को C2 से C1 से कर दिया, यही रिजल्ट है। 2 प्लस 0 8 प्लस 1 9, ये मैट्रिक्स मिलेगा। बात सही है? अंदर वाले दोनों नंबर मैच कर रहे थे इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाया। और ये जो रिजल्टेंट आता है ये टेढ़ा मेढ़ा आता है कि ये मैट्रिक्स अलग साइज की होती है, ये बिल्कुल ही अलग शेप की बनती। तो इसकी शेप को भी आप बता सकते हो, ये किस शेप का बनना चाहिए। अंदर वाले दोनों नंबर तो बताते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, उसके अलावा जो बचे हुए बाहर के दो नंबर्स हैं ये और ये नंबर बताते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस साइज का बनेगा। ये जो 2 और 1 बचा है, ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 1 का ही बनेगा, 2 रोज और 1 कॉलम वाला। इससे पहले भी चेक कर सकते हैं, हमने यहां मल्टीप्लाई किया था, 3 3 मैच कर रहा था तो मल्टीप्लाई हो पाया। ये जो बाहर वाले दो नंबर हैं ये बताएंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज। ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 1 का है कि नहीं, 2 रोज है 1 कॉलम। सेम यहां पर अगर यहां देखोगे अंदर वाले दोनों नंबर मैच कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन हो गया, जो बाहर वाले दो नंबर बचे हैं वो बताएंगे रिजल्टेंट का साइज। रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1, 2 रोज है 1 कॉलम। इसी तरीके से इससे पहले कहीं मल्टीप्लाई किया था क्या हमने? अच्छा, यहीं पे मल्टीप्लाई करके आए थे हम। ठीक, नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। किस साइज का मैट्रिक्स है ये? 1 रो 3 कॉलम्स, 3 रोज 1 कॉलम। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, अंदर वाले दोनों नंबर मैच कर रहे हैं। इसमें एक ही रो है रो 1, इसमें एक ही कॉलम है कॉलम 1। रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट मिलेगा, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ना और कोई रोज है ना और कोई कॉलम से। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से 1 इंटू 0 बनेगा 0, 0 इंटू 2 बनेगा 0, 1 इंटू 1 बनेगा 1। एक ही एलिमेंट बनना है, यही बन गया। तो ये किस साइज की मैट्रिक्स बनी? 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना बना? 1। किस साइज की मैट्रिक्स बनी ये? 1 क्रॉस 1। एक रो है एक कॉलम है, वो दिख भी रहा था, अंदर वाले नंबर्स मैच कर रहे हैं, जो बाहर वाले नंबर्स बचे क्या बचे? 1 1। तो ये 1 क्रॉस 1 का ही बनना था। इसको अगर देखें ये किस साइज का है? 3 क्रॉस 1, 3 रोज 1 कॉलम। ये किस साइज का है? 1 रो 3 कॉलम। यहां पे मैं देखते ही बता सकता हूं कि मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और जो रिजल्टेंट है वो 3 क्रॉस 3 बड़े वाला मैट्रिक्स बनेगा। ना ये 3 क्रॉस 3 है ना ये 3 क्रॉस 3 है, पर रिजल्ट आपका 3 क्रॉस 3 आएगा। देखो मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए, ट्राई करो खुद से। 1 क्या 1? एक ही? नहीं नहीं,
1 नहीं आया। 3 क्रॉस 3 में तो आपके 9 एलिमेंट्स आएंगे ना, 101। ओके, चेक करते हैं। एक एलिमेंट नहीं आएगा, चेक करो। इसकी रोज को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये है रो नंबर 1, ये है रो नंबर 2, ये है रो नंबर 3, ये है कॉलम नंबर 1, ये है कॉलम नंबर 2, ये है कॉलम नंबर 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो। सेम रिपीट करो, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कौन सा एलिमेंट मिलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, पहली रो और पहली कॉलम का ये एलिमेंट मिलेगा। क्या बनेगा? ये एक ही एलिमेंट इसमें, एक ही एलिमेंट इसमें, 1 इंटू 1, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से 1 बनेगा। नेक्स्ट क्या करते हैं? रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मुझे कौन सा एलिमेंट मिलेगा? रो नंबर तो 1 ही रहेगी, कॉलम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां का एलिमेंट मिलेगा रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। 1 पहला एलिमेंट है, 0 पहला एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो 1 इंटू 0 0 बन जाएगा। यहां पे क्या आएगा? 0। अब रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3, इस लोकेशन का एलिमेंट मिलेगा। क्या एलिमेंट होगा? पहले एक एक एलिमेंट ही है, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 1। अब सेकंड रो में आ जाते हैं। रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो शुरू हो गई है और पहला कॉलम क्या बनना चाहिए? पहला ही एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 2। सेम पैटर्न आगे चलता जाएगा। रो 2 C2, 2 इंटू 0 0। रो 2 C3, 2 इंटू 1 2। रो 3 C1, 0 इंटू 1 0। रो 3 कॉलम 2, 0 इंटू 0 0। रो 3 कॉलम 3, 0 इंटू 1 0। तो ये मैट्रिक्स बनेगी जो है 1 0 1 2 0 2 0 0 0। ये रिजल्ट बनेगा। और ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो यहां से भी देख के बता सकते थे, जो बाहर वाले 2 नंबर हैं वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज बनाएंगे, 3 क्रॉस 3 साइज की मैट्रिक्स बनेगी। देखो एक बार कोई डाउट हो, कोई पार्ट समझ में ना आया हो तो एक बार पूछो। पेज पलट के देखो, कोई पार्ट अगर ना समझ में आया हो, दोबारा पूछना है तो एक बार पूछो। क्लियर है? चले आगे। चलो फिर ये क्वेश्चन करके देखो। एक ए मैट्रिक्स है जिसका साइज है 3 क्रॉस 4, एक बी मैट्रिक्स है जिसका साइज है 2 क्रॉस 3। ऑर्डर ऑफ ए बी और बी ए मैट्रिसेस बताना है आपको। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस साइज का होगा? अगर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो किस साइज का होगा, ये बताना। सोचो। क्या ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अंदर वाले दोनों नंबर्स मैच होने चाहिए। इसका अंदर वाला नंबर है 4, इसका अंदर वाला नंबर है 2। 4 2 से मैच नहीं करता है तो ए बी को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ए बी इज नॉट डिफाइंड। क्या बी ए भी नॉट डिफाइंड है? बी ए तो डिफाइंड है। अगर बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी का साइज लिखा जाएगा 2 क्रॉस 3, ए का साइज लिखा जाएगा 3 क्रॉस 4। मल्टीप्लीकेशन का रूल है कि अंदर वाले दोनों नंबर मैच होने चाहिए। अब तो हो रहे हैं, तो अगर अंदर वाले नंबर मैच हो रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन तो हो सकता है, तो बी ए तो बन सकता है, पर जो रिजल्टेंट बी ए बनेगा उसका साइज क्या होगा? जो बाहर वाले 2 नंबर बचे हुए वो साइज होगा रिजल्टेंट का। तो बी ए का साइज होना चाहिए 2 क्रॉस 4, इस साइज का बनेगा। तो यहां से एक चीज तो क्लियर दिखाई दे रही है कि ए बी तो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे और बी ए एग्जिस्ट कर रहा है और 2 क्रॉस 4 साइज का है। तो इसका मतलब ए बी और बी ए दोनों सेम बातें नहीं है। जैसे हम रियल नंबर में मान लेते हैं मल्टीप्लीकेशन को 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2 सेम होता है, 10 ही बनता है। मैट्रिक्स में ये बात सच नहीं है। ए इंटू बी हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करता हो, बी इंटू ए हो सकता है एग्जिस्ट करता हो, तो दोनों सेम बातें नहीं। तो ऑर्डर मैटर करता है कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो या बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो।
मल्टीप्लीकेशन में कौन सा मैट्रिक्स आपने आगे लिखा है, कौन सा मैट्रिक्स पीछे लिखा है, वो इंपॉर्टेंट। तो इस बात को गांठ बांध लो, ये चीज आपको साल के एंड तक नहीं भूलनी है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मैटर इन मल्टीप्लीकेशन। ये बात आपको एग्जाम के पहले दिन तक याद रहनी चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट, नींद में भी याद रहनी चाहिए। कोई सोता हुआ उठा के पूछे कि भाई ए बी बी ए सेम होता है क्या, तुम बोलो कि नहीं नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट बात सही, क्योंकि इससे पहले तक कोई स्पेशल रूल ही नहीं था। जैसे हम रियल नंबर्स को ऐड कर रहे थे, ऐसे मैट्रिक्स को ऐड कर रहे थे, जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे रियल नंबर वाली, वैसे इनको सॉल्व कर रहे थे। ये पहला रूल है जो रियल नंबर से बिल्कुल अलग है। रियल नंबर्स में तो x इंटू वाई और y इंटू एक्स सेम होता था, पर यहां पर a इंटू बी और b इंटू ए सेम नहीं है। एक और डिफरेंस है, ये मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन है। जो इससे पहले हम देख रहे थे 5 टाइम्स से, वो रियल नंबर का मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन है, इसीलिए उसे बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब है रियल नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है 5 टाइम्स से। जो ये मल्टीप्लीकेशन है इसे बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। इसमें हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए इसका रूल अलग है। तो a इंटू बी, बी इंटू ए सेम नहीं होता। कल परसों हम क्वेश्चन कर रहे थे तो मैं बोल रहा था कि स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल पे सारे के सारे एलिमेंट्स बराबर होते हैं, उसे स्केलर बोला जाता है। अब उसका रीजन देखते हैं कि उसको स्केलर क्यों बोलते हैं। अगर सारे के सारे एलिमेंट, डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, जैसे ये डायगोनल है, डायगोनल पे तो कुछ भी हो सकता है, इस डायगोनल को छोड़कर अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको कई बार शॉर्ट में, क्योंकि बाकी सब तो जीरो ही बनना है, तो शॉर्ट में लिखने के लिए इसे कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स 203। तो इसे धोखा मत खा जाना, ये मत सोच लेना कि ये रो मैट्रिक्स है, बाहर इसने डायगोनल लिखा हुआ है, तो ये बोल रहा है डायगोनल के ऊपर 203 आना चाहिए। तो डायगोनल के ऊपर अगर 203 लिखोगे तो यही मैट्रिक्स बनेगा। तो इसको शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है। बात सही है। तो अगर यहाँ डायगोनल लिखा हुआ है तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है, ये डायगोनल के 3 एलिमेंट्स है 203। और क्योंकि डायगोनल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करता है, तो ये भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता कि ये 203 कहां लिखना है। स्क्वायर मैट्रिक्स बनना है, डायगोनल पे 3 एलिमेंट है, तो 3/3 का बनना चाहिए, तभी यहां पे 3 एलिमेंट आएंगे। अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स बराबर भी हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, पर सारे के सारे एलिमेंट्स बराबर भी हैं, जैसे 5 5 5 और बाकी सब 0, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो था ही, डायगोनल की कंडीशन भी पूरा करे कि एलिमेंट्स डायगोनल पे हैं, बाकी सब 0 हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो ये है ही, पर ये सारे एलिमेंट्स भी अगर बराबर हो जाते हैं तो इसका एक और स्पेशल नाम है जिसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और अगर ये सारे एलिमेंट बराबर भी हों और सारे के सारे 1 हो, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आई से रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट मैट्रिक्स। अब देख सकते हो इसको स्केलर क्यों बोला जाएगा, कि यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर यहां पे छप जाएगा। अगर मैं 5 टाइम्स आई लिखूं तो ये क्या बनेगा, 5 टाइम्स दिस मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो ये यूनिट मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लीकेशन करने पे ये मैट्रिक्स आता है, तो इसलिए ये यूनिट मैट्रिक्स था, यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो स्केलर मैट्रिक्स बन गया। तो इस वजह से इसका नाम स्केलर मैट्रिक्स पड़ता है, ऐसा कोई स्पेशल इसकी खास बात नहीं। बात सही। डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कहीं पे दिखे, कहीं डायग लिखा हुआ या डायगोनल लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं, ये डायगोनल के एलिमेंट्स है और ये डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक, ठीक। तो ये 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो कि ए बी और बी ए दोनों सेम नहीं होते, ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए। एक और स्पेशल बात है, जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं और कहीं पे ये लिखा हो x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो हम बोलते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर y इक्वल टू 0 हो सकता है। ऐसे लिखते हैं ना हम रियल नंबर्स में।
पर मैट्रिसेस में ऐसा हो सकता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स आ रहा हो, पर ना तो ए जीरो मैट्रिक्स है ना बी जीरो मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब अगर मैट्रिसेस में ऐसा लिखा आ जाए कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और जीरो मैट्रिक्स मिली है, तो इसका ये कंक्लूजन कतई नहीं है कि ए जीरो है या फिर बी जीरो, कोई जरूर नहीं है, ये इसका कंक्लूजन नहीं हो सकता। जैसे यहां पर होता था, इसका कंक्लूजन होता था कि एक्स जीरो होगा या वाई जीरो होगा। ए बी का जीरो बनने से ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो होना कोई जरूरी नहीं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें हल्का सा ध्यान भी रहे। जैसे मैं अगर ए मैट्रिक्स लूं, ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 0 0 0, सबसे सिंपल मैट्रिक्स ले लेते हैं ताकि हमारा काम आसान। 0 0 0 यहां पे कुछ लिख लेते हैं 1, बिल्कुल कोने में, अलग अलग कोने में कोई वैल्यू रख दी। अब जीरो मैट्रिक्स तो इसे बोल नहीं सकते क्योंकि एक नॉन जीरो है ना, ये जीरो मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये जीरो मैट्रिक्स आ रही। देखो मल्टीप्लाई करो और चेक करो एक बार, मेरे भरोसे मत बैठो भाई, हाथ लिख के देखो, करके देखो मल्टीप्लाई। जीरो आर। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, 0 आना चाहिए। फर्स्ट रो को कॉलम नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो और कॉलम नंबर 2 का एलिमेंट मिलेगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से। 3 इंटू 0 0 इंटू 2 0 इंटू 1, ये भी 0। रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 का एलिमेंट मिलेगा। 0 0 से, 0 0 से, 0 0 प्लस 0 0 0। रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 का एलिमेंट मिलेगा। क्या एलिमेंट मिलेगा? पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से। 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ये भी 0। तो ना तो ये मैट्रिक्स 0 था ना ये मैट्रिक्स 0 था, पर मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। तो इस वजह से ये कंक्लूजन कभी नहीं निकालना कि ए बी अगर जीरो मैट्रिक्स के बराबर है तो या तो ए जीरो मैट्रिक्स होगा या बी जीरो मैट्रिक्स होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। बात सही, ध्यान रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में एक आइडेंटिटी की भी खास बात है कि अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, सुटेबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉसिबल हो, कोई जरूरी नहीं। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज आपने सही लिया है तो अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगा। आइडेंटिटी या यूनिट इसे इसीलिए बोला जाता है कि जैसे रियल नंबर्स में 1 काम करता है, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी काम करता है।